हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजांक आईएएस एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे कुछ सेशंस जो हैं डेडिकेटेड हैं मैपिंग से रिलेटेड एंड अल्टरनेट चलते हैं। एक दिन मैपिंग होती है, एक दिन हम किसी करंट इशू को लेकर के आते हैं, एक करंट टॉपिक को लेकर के आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में कुछ न्यूज़ है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसके बारे में हम डिस्कशन आज करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ कोर्सेज जो हमारे अवेलेबल हैं उनके बारे में मैं इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। जो बच्चे प्रीलिम्स से डर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक भय बच्चों के अंदर बना रहता है और होना लाजमी भी है, क्योंकि आप वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम देने जा रहे हैं और उसका प्रिलिमिनरी टेस्ट जो भीड़ छाटने के लिए बना हुआ है, स्क्रीनिंग टेस्ट जो बना हुआ है, उसमें कहीं हम क्लियर ना हुए तो हमने इतनी जो मेहनत करी है, हमने इतनी जो पढ़ाई करी है, वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी। बाकी आगे हम मेंस में कुछ नहीं कर पाएंगे, हम इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये एक डर जो है वो बना होना स्वाभाविक है। इसी डर को खत्म करने के लिए जो बच्चे प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं या अभी भी डर रहे हैं, उनके लिए हमने प्रीलिम्स का बैच जो है वो अनाउंस किया है। प्रीलिम्स के बैच में आप अच्छे से प्रिपरेशन जो है वो कर पाएंगे। हमारी पूरी टीम, डेडिकेटेड टीम जो है वो आपके साथ में रहेगी। जैसे कि कुमार नलिन सर हिस्ट्री आपको कवर करवाएंगे। कुमार नलिन सर एक बहुत बड़ा नाम है हिस्ट्री की फील्ड में, और वो सर जो है वो आपको प्रीलिम्स की हिस्ट्री कवर करवाएंगे। पॉलिटी विजेंद्र सर द्वारा कवर करवाई जाएगी। इकोनॉमी जो है कुसुम मैम के द्वारा कवर करवाई जाएंगी। आपने क्लासेस जो है कुसुम मैम की देखी होंगी, कितना शानदार इकोनॉमी जो है वो पढ़ाते हैं, उनके द्वारा इकोनॉमी आपको कवर करवाई जाएंगी। ज्योग्राफी मैं आपको कवर करवाऊंगा। वैभव सर जो है वो आपको साइंस कवर करवाएंगे, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट जो है वो आपको कवर करवाएंगे। करंट अफेयर्स का पार्ट खुद ओजांग सर और कुसुम मैम आपको कवर करवाएंगे। तो इतनी शानदार टीम के साथ में आप प्रीलिम्स के लिए अपीयर हो सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये कोर्स जो है वो बहुत ही नॉमिनल फीस में, ओनली 10,000 रुपीज़ में, 10,000 रुपये में आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। क्लासेस आपके लिए ऑनलाइन अवेलेबल होंगी, ऑनलाइन लाइव क्लासेस अवेलेबल होंगी एनी टाइम लर्निंग ऐप पर। हमारी जो ऐप है ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप, उसके ऊपर क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी, लाइव क्लासेस अवेलेबल होंगी। बाद में आप उनको रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं तो भी रिकॉर्डेड देख सकते हैं। और डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या आपकी स्क्रीन पर जो नंबर ब्लिंक कर रहा है कमेंट सेक्शन में, उस पर भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स जो हमारा अवेलेबल है दैट इज जीएस मेंस का कोर्स। प्रीलिम्स प्लस मेंस का सिलेबस जो है वो कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर कवर करवाया जाएगा। जीएस पेपर 1 से लेकर के जीएस पेपर 4 तक का कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर होगा। लाइव क्लासेस अवेलेबल होंगी, प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस की वैलिडिटी मिलेगी आपको 1 ईयर की। अगले 1 साल तक आप इन क्लासेस को जो है वो एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट जो बैच हमारा अवेलेबल है दैट इज कॉन्सेप्टर बैच। 12th के बाद बच्चा कैसे तैयारी करे, 2 साल का जो हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्टर बैच होता है 2 इयर्स का, उसके अंदर किस प्रकार से प्रिपरेशन हम प्रॉपर मज जाए हम प्रिपरेशन के अंदर, उसके लिए ये बैच जो है वो तैयार किया गया है। एडमिशंस के कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ओजांग सर खुद इस कॉन्सेप्टर बैच के अंदर बच्चों को गाइड करते हैं, उन्हें सिखाते हैं कि क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई जो है वो की जानी चाहिए, और डेडिकेटेड टीम जो है वो इसके साथ में काम करती है। दिए हुए नंबर पर कॉल करके बाकी की और भी डिटेल आप जानना चाहते हैं ले सकते हैं। एनसीईआरटी आंदोलन हमारा एक और सक्सेसफुल बैच, जिससे कि काफ़ी सारे बच्चे जो है वो अपनी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी को लेकर के आगे आए हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है और वो बहुत कुछ सीख करके गए हैं। अगर आप फीडबैक देखेंगे तो बहुत अच्छे फीडबैक्स जो हैं वो हमें मिले हैं, क्योंकि बच्चे जनरली एनसीईआरटी को सिर्फ एक किताब की तरह पढ़ते हैं, रटने की तरह पढ़ते हैं, लेकिन यूपीएससी की अप्रोच बहुत डिफरेंट होती है। चीज़ों को समझना होता है और वो किस प्रकार से उन चीज़ों को समझा जाए, क्या हमारी अप्रोच हो, ओजांग सर खुद आपको सिखाते हैं कि किस अप्रोच के साथ में पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम एनसीईआरटी के द्वारा यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। और बहुत ही नॉमिनल फीस में ये कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है, और डिटेल आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। कॉन्सेप्टर ईसीएस बैच हमारा मोस्ट सक्सेसफुल बैच, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करवाई जाती है। आपको इसके अलावा और कुछ पढ़ने, समझने, देखने की जरूरत है नहीं। एक कंप्लीट कॉन्क्रीट सॉल्यूशन जो है वो आपके सामने रख दिया जाता है कॉन्सेप्टर ईसीएस बैच के रूप में। और ये क्लासेस जो हैं वो भी आपके लिए लाइव क्लासेस अवेलेबल होंगी अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं। बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं वो भी आपको एक्सेसिबल रहेंगी, और डिटेल आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज जो अभी प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए, प्लस जो बच्चे अभी नहीं भी अपीयर कर रहे हैं बट स्टिल अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स सभी के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चे अपने प्रिपरेशन को टेस्ट करना चाहते हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट 18 मंथ्स के 18 महीनों के करंट अफेयर्स जो हैं वो इसके अंदर कंपाइल किए गए हैं। लगभग 1500 से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को अवेलेबल करवाए जाएंगे इसके अंदर, और बहुत ही नॉमिनल फीस में,
ओनली 500 रुपीज में, 500 रुपए मात्र में ये कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आंसर राइटिंग एक बहुत 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 बड़ा टेंशन सारे बच्चों के लिए कि सर हमें आता तो सब कुछ है, हम जानते सब कुछ है, लेकिन हम लिख नहीं पाते। क्या टेक्निक होती है, क्या टैक्ट होता है जिसके द्वारा आंसर को लिखा जाता है, ये सिखाते हैं ओजांग सर आपको आंसर राइटिंग के बैच के अंदर। आंसर राइटिंग का बैच जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, प्लस 1 ईयर की योजना जो है वो भी आपको साथ में कवर करवाई जाएगी। इसके अलावा आंसर राइटिंग जो है, अगर आप सिर्फ आंसर राइटिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, और योजना प्लस कुरुक्षेत्र को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अभी डिस्काउंट जो है वो इस पर चल रहा है, और जल्दी से अगर आप इसे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको डिस्काउंट जो है वो आप अवेल कर पाएंगे। और डिटेल दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप ले सकते हैं। कॉन्सेप्टर बैच जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके अंदर अगर आप ज्योग्राफी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारा बैच जो है 21 फेब से स्टार्ट हो चुका है। कुछ ही दिन, अभी कुछ दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन है। ओजांग सर जो है वो ज्योग्राफी की क्लासेस ले रहे हैं। आप अगर इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले, ताकि आपका लॉस जो है वो ज़्यादा ना हो, वरना आपको फिर बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वही देखनी पड़ जाएंगी। इस नंबर पर कॉल करके बाकी की डिटेल आप ले सकते हैं। ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश ग्रामर जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा सताती रहती है, तो ग्रामर का कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो 25 फेब से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, और मात्र 4000 रुपये का कोर्स है। लाइव क्लासेस होंगी, रवि बजाज सर जो है वो आपको कंप्लीट करवाएंगे इस पूरे कोर्स को। ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पर अगर आप अलग अलग सेक्शंस जो हैं वो लेना चाहते हैं ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस के, तो जैसे इकोनॉमिक सर्वे का एक अलग सेक्शन हो गया, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एक अलग सेक्शन जो है वो हो गया, योजना कुरुक्षेत्र का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो है वो अलग हो गया, करंट अफेयर्स वाला पार्ट जो है वो अलग हो गया, इंडिया ईयर बुक, बजट, इन सब का अलग अलग सेक्शंस जो है वो अगर आप लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। और उन सभी पर डिस्काउंट्स जो है वो अच्छे खासे डिस्काउंट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स को 20% का डिस्काउंट जो है वो अलग से और दिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इसे ज्वाइन करें ताकि आप लोग जो है वो अच्छा डिस्काउंट भी अवेल कर पाएं। दिए हुए नंबर पर और कॉल करके बाकी की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों न्यूज में, पहले बात करते हैं सीधी सी न्यूज। न्यूज क्या है? 9 फरवरी को डाउन टू अर्थ में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जो ये कहता है काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ नेट कार्बन एमिटर, क्लाइमेट चेंज में मेक इट वर्स। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक शुद्ध कार्बन उत्सर्जक है, अब उत्सर्जक बन गया है, कार्बन एमिटर जो है बन गया, नेट कार्बन एमिटर बन गया है। और जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, वो इसको और, इस स्थिति को और बुरी जो है बना सकता है, खराब स्थिति जो है वो पैदा कर सकता है। ऐसा एक आर्टिकल 9 फेब को हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो क्या ये सारी चीजें अभी अभी देखने को मिली है? रिसेंटली अगर हम बात करें तो जुलाई 2021 में भी ऐसी ही न्यूज हमें देखने को मिलती है कि अमेज़न के फॉरेस्ट जो है, विश्व के सबसे बड़े जंगल जिनको हम लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, वो लंग्स ऑफ द अर्थ अमेज़न के फॉरेस्ट जो हैं वो भी कार्बन सिंक की तरह काम नहीं कर रहे हैं। अब कार्बन सिंक की तरह, कार्बन के अवशोषक की तरह काम नहीं कर रहे हैं। ये न्यूज हमें देखने को मिलती है आज से 7-8 महीने के पहले। तो ये क्या है? कार्बन सिंक क्या है? कार्बन एमिटर क्या है? क्यों ये सारे जो हमारे फॉरेस्ट हैं, सारे जो जंगल हैं, वो कार्बन एमिटर बनते जा रहे हैं, कार्बन अवशोषक बनने की बजाय कार्बन उत्सर्जक जो हैं वो बनते जा रहे हैं? तो सारी डिटेल में डिस्कशन आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं। तो हम पहले काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे, देन रिसर्च क्या है, क्या कहती है उसकी बात करेंगे, और कार्बन एमिशन के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कार्बन उत्सर्जन जो हो रहा है उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, उनको हम कवर करेंगे। सबसे पहले काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं तो काजीरंगा नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है असम स्टेट में। असम राज्य जो है भारत का, उसके अंदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो 6 स्टेट्स हैं उनके, 7 स्टेट्स हैं, उनके अंदर असम के अंदर हमें देखने को मिलता है। यहाँ ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करते हुए जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और इस ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे पर इस जगह पर बसा हुआ हमें दिखाई देता है काजीरंगा। अगर मैं इस मैप को जूम करके दिखाऊं तो ये पर्टिकुलर आसाम का मैप है, और इसमें ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे इस जगह पर हमें देखने को मिलता है काजीरंगा नेशनल पार्क। और भी अगर हम बात करें तो टोटल आसाम में 7 नेशनल पार्क्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। रिसेंटली अगर हम बात करें तो 2021 में 6th जो है रायमोना नेशनल पार्क वो डिक्लेयर किया गया था, और जून 2021 में ही दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क जो है वो भी नोटिफाई किया गया था। तो रिसेंटली अगर हम बात करें तो 2 ये और भी दिहिंग पटकाई एंड रायमोना, ये 2 अभी अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं। बाकी अगर हम फैक्ट की बात करें तो
गोलाघाट एंड नौगांव, असम के दो डिस्ट्रिक्ट हैं गोलाघाट एंड नौगांव, उनके अंदर पूरा फैला हुआ हमें दिखाई देता है काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ देखेंगे आप तो नौगांव और गोलाघाट, ये दो डिस्ट्रिक्ट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों के अंदर आपको फैला हुआ दिखाई देगा। वर्ल्ड में ब्रह्मपुत्र प्लेन्स की अगर मैं बात करूं, ब्रह्मपुत्र के मैदानों की अगर मैं बात करूं, तो ब्रह्मपुत्र के मैदानों का सिंगल लार्जेस्ट अनडिस्टर्ब्ड एंड रिप्रेजेंटेटिव एरिया है ब्रह्मपुत्र वैली के अंदर, ब्रह्मपुत्र की घाटी के अंदर। बाढ़ के मैदान में सबसे बड़ा अविच्छिन्न और प्रतिनिधित्व करने वाला क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। इतना बड़ा क्षेत्र इन मैदानों के अंदर हमें और कोई देखने को नहीं मिलता है। एंड वन हॉर्न्ड राइनो जो होते हैं, एक सिंग वाले गेंडे जो होते हैं, उनका विश्व में सबसे बड़ा घर है ये। विश्व में जो सबसे ज्यादा वन हॉर्न्ड राइनो देखने को मिलते हैं वो यही हमें देखने को मिलते हैं। लीगल स्टेटस क्या है? 1974 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 1985 में यूनेस्को ने इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची जिसे हम कहते हैं, उसका टाइटल दिया था। और 2006 में यहाँ पर टाइगर्स जो है उनकी पॉपुलेशन काफी कम हो रही थी, जनसंख्या काफी कम हो रही थी। दैट इज वाई 2006 के अंदर इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। अब आज की अगर मैं बात करूं तो विश्व में सबसे ज्यादा टाइगर्स की डेंसिटी जो है, विश्व में सबसे ज्यादा बाघों का घनत्व जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर ही देखने को मिलता है। मतलब 2006 से जो प्रयास किए जा रहे हैं टाइगर्स को बचाने के, वो काफी अच्छे से हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन जिस पर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, वो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल यूके बेस्ड जो इंस्टीट्यूशन है, जो कि बर्ड्स की सारी सेंसस का काम वही देखता है, आईयूसीएन के साथ में काम करता है। आईयूसीएन जो है बर्ड्स का काम नहीं देखता, बर्ड्स का सारा काम यही देखता है। आईयूसीएन के बिहाफ पर यही सारा काम जो है, एंडेंजर्ड कैटेगरी वगैरह सब कुछ देखने का काम यही करता है। तो वो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की तरफ से भी इसको एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र डिक्लेयर किया गया है। तो बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या लीगल स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी सारे स्टेटस इस क्षेत्र को देखने को मिलते हैं। बायोडायवर्सिटी कैसी है यहाँ की? विश्व के सबसे अधिक एक सिंग वाले गेंडे जो हैं वो यहीं पर हमें देखने को मिलते हैं। भारत में टोटल पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो 2640 राइनोस जो हैं वो टोटल भारत में देखने को मिलते हैं, जिसमें से लगभग 2400 से ज्यादा राइनो जो हैं, एक सिंग वाले गेंडे जो हैं, वो इसी क्षेत्र में, काजीरंगा वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो बहुत ज्यादा गेंडे, एक सिंग वाले गेंडे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहीं पर पास में ही आसाम में पाबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो देखने को मिलती है, जहां पर की गेंडों की डेंसिटी ज्यादा है। अगर हम घनत्व की बात करें, एरिया छोटा है, क्षेत्र छोटा है, जिस वजह से वहां पर जनसंख्या के हिसाब से अगर हम बात करें तो घनत्व ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा गेंडे जो अगर किसी जगह पर मिलते हैं, वन हॉर्न राइनो किसी जगह पर मिलते हैं, तो वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। सेकंड नंबर पर पाबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आती है। डेंसिटी की बात करें तो पाबितोरा फर्स्ट पर आती है, काजीरंगा सेकंड नंबर पर हमें देखने को मिलता है। काजीरंगा में जो कंजर्वेशन के एफर्ट्स हैं वो बिग 4 स्पीशीज पर होते हैं। 4 बड़ी प्रजातियां जो हैं उनके ऊपर ये सारा काम जो है किया जाता है। मेजर फोकस में जो है, ऐसा नहीं है कि हम दूसरी स्पीशीज को नहीं बचाएंगे, दूसरी प्रजातियों को भी बचाने का प्रयास जो है यहाँ पर किया जाता है। लेकिन मेजर फोकस में जो 4 स्पीशीज रहती है वो हैं राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर एंड एशियाटिक वाटर बफेलो। मैं इनके फोटोज जो है वो आपको दिखा देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। राइनो जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है, वन हॉर्न राइनो है ये, एक सिंग वाला गेंडा, यहाँ पर एक सिंग निकला हुआ आपको दिखाई देगा। एलिफेंट्स यहाँ पर मिलते हैं अच्छी खासी मात्रा में हमें। रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो भी यहाँ देखने को मिलते हैं। एंड एशियाटिक वाटर बफेलो ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एशियाटिक, एशियाई जल भैंसा हिंदी में इसको कहते हैं, ये भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और बात करूं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में जो 14 प्राइमेट्स की स्पीशीज मिलती हैं, 14 प्राइमेट की प्रजातियां मिलती है, उनमें से 9 प्राइमेट की स्पीशीज जो हैं वो यहीं पर देखने को मिलती है, काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलती है। तो इंपॉर्टेंस देख रहे हैं आप कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इस क्षेत्र की हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा एलिफेंट्स, स्वैम्प डियर, दलदली हिरण जिसे हम कहते हैं, या वाइल्ड वाटर बफेलो, जंगली झल भैंसा जो है वो भी यहाँ पर अच्छा खासा हमें देखने को मिलते हैं। 15 थ्रेटेड स्पीशीज जो है यहाँ देखने को मिलती हैं। अगर हम फौना की बात करें, वन्य जीवों की बात करें, तो 15 संकटग्रस्त प्रजातियां यहाँ पर देखने को मिलती है। उनका संरक्षण जो है, कंजर्वेशन जो है वो यहाँ हमें देखने को मिलता है। और ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करती हैं ये लियोपार्ड, बंगाल टाइगर जैसे बड़े जो फिशेस होती हैं या बड़े जो कैट्स होते हैं, बिग कैट्स जो होते हैं, जो कि जनरली हमारे जो कि जनरली हमारे
की स्टोन स्पीशीज के रूप में जब जिन्हें हम देखते हैं, की स्टोन प्रजातियों के रूप में जिन्हें हम देखते हैं, उनका ब्रीडिंग ग्राउंड है। ब्रीडिंग ग्राउंड का मतलब यहाँ से ही उनकी प्रजाति जो है, उनकी जनसंख्या जो है, उनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें देखने को मिलता है। रिवर्स कौन कौन सी फ्लो करती है? लगभग 250 से ज्यादा वाटर वेटलैंड्स जो है या वाटर बॉडीज जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, जल निकाय जो है वो यहाँ देखने को मिलते हैं। लेकिन एक मेजर रिवर जो यहाँ से फ्लो करती है दैट इज डिफ्लू रिवर। डिफ्लू नदी जो है वो यहाँ से गुजरती हुई हमें दिखाई देती है। लेकिन डेवलपमेंट भी साथ साथ में चल रहा है। नेशनल हाईवे नंबर 37, राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 37, वो भी इस क्षेत्र से, लगभग इस क्षेत्र के बीचों बीच से गुजर करके जाता हुआ हमें दिखाई देता है। तो डेवलपमेंट के नाम पर भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी हमें देखने को मिलती है। अब रिसर्च क्या कहती है उसकी बात करते हैं। रिसर्च दो इंस्टीट्यूट ने मिलकर के करी है। पहला है IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी, जिसका की जो कि पुणे में है। पुणे बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, काफी सारी जगहों पर इसका नाम जो है वो हमें देखने को मिलता है। साथ ही आसाम की तेजपुर यूनिवर्सिटी जो है, जो कि आसाम में तेजपुर में सिचुएटेड है, इन दोनों ने मिलकर के ये रिसर्च जो है वो किया है। और रिसर्च क्या कहती है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो अब एक नेट कार्बन एमिटर बन गया है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये कार्बन एमिटर क्या चीज होती है। कार्बन एमिटर जो है वो क्या चीज होती है। अगर मैं इसको दिखाऊं तो देखिए, जनरली हमारे ट्रीज जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, वो हमारी ही तरह रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं। और श्वसन में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। पेड़ भी यही काम करते हैं, रेस्पिरेशन, श्वसन जो इनके अंदर चलता है, ऑक्सीजन जो है उसको ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन साथ में इनके अंदर एक और प्रोसेस हमें देखने को मिलता है पेड़ों में, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इस प्रकाश संश्लेषण में पेड़ जो होता है वो ऑक्सीजन को एक्सेल करता है, बाहर छोड़ता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है। ये दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते थे। रेस्पिरेशन सभी जीवों में चलता है, श्वसन सभी जीवों में होता है। ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, हम भी ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, छोड़ते हैं। लेकिन जिनमें ऐसे जीव जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, जो कि जनरली प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है, पौधों में हमें देखने को मिलता है, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अवशोषित की जाती है, इनहेल की जाती है, ऑक्सीजन जो है वो एक्सेल की जाती है, ऑक्सीजन जो है वो बाहर छोड़ी जाती है। तो अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति, नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें, तो एक पेड़ जो है वो हमेशा ऑक्सीजन का एमिशन जो है वो ज्यादा ही करता है और ऑक्सीजन को इनहेल जो है वो कम ही करता है। तो बैलेंस अगर हम देखें तो ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलती हुई दिखाई देती है। इसीलिए हम कहते हैं पेड़ जो है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो हम कहते हैं कि फॉरेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाओ, वन जो है वो ज्यादा से ज्यादा लगाओ, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो, बाहर के वायुमंडल से कम की जा सके, ऑक्सीजन क्या की जा सके, बाहर ज्यादा निकाली जा सके, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। वैश्विक तापन, भूमंडलीय तापन जो है, ग्लोबल वार्मिंग जो है, उसमें बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम कर दी जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीजन है वो बढ़ने लगेगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, ग्रीन हाउस गैसेस कम होंगी, वैश्विक तापन जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, उसको कम किया जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं एफॉरेस्टेशन किया जाना चाहिए, पेड़ जो है वो ज्यादा से ज्यादा लगाया जाना चाहिए। लेकिन सपोज मान लीजिए कुछ स्थितियां ऐसी हो कि कोई, जनरली हम जो है बड़े पेड़, जो बड़े हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं, उनको हम इसीलिए देखते हैं, या जैसे अमेजन फॉरेस्ट, जैसा मैंने आपको बताया, रेन फॉरेस्ट जो है, अमेजन रेन फॉरेस्ट, उनको हम लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, विश्व के फेफड़े कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन एमिट करते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को यहां पर ग्रहण करना ही कहलाता है कार्बन सिंक। कार्बन इस सिंक में फंस जाता है, कार्बन जो है वो यहाँ पर फंस जाता है, यहाँ पर नए नए सेल्स जो है वो बनाने में काम आता है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, मतलब अपना भोजन बनाना, भोजन बनाने में नई नई सेल्स बनती है, नई कोशिकाएं बनती है, उनके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑब्जर्व होती रहती है, कार्बन के सिंक की तरह काम करती है। सिंक मतलब एक स्टोरेज की तरह काम करती है, कार्बन जो है वो यहाँ पर भंडारित होता चला जाता है। कार्बन सिंक जो है वो जनरली हमें पेड़ों के साथ में देखने को मिलता है, कार्बन जो है वो एसोसिएटेड होता जाता है प्लांट्स के साथ में। लेकिन अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा रिलीज होने लग जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन जो है वो ज्यादा होने लग जाए, तो फिर हम कहेंगे कि यहां से एमिशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का।
कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, हिंदी में इसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। उत्सर्जन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी ज्यादा जा रही है, ग्रहण कम की जा रही है, तो हम क्या कहेंगे कि नेट एमिटर बन चुका है, ये शुद्ध उत्सर्जक बन चुका है, ज्यादा उत्सर्जन कर रहा है। वरना नॉर्मल केस में क्या होता है, ये कार्बन सिंक की तरह बिहेव करते हैं। पेड़ जो है या प्लांट्स जो हैं वो सारे कार्बन सिंक की तरह बिहेव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते कम है, ग्रहण ज्यादा करते हैं। ये स्थिति जो है वो हमें नॉर्मली देखने को मिलती है। लेकिन ऐसी स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कम की जाती है, छोड़ी ज्यादा जाती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, काजीरंगा के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? कार्बन सिंक, कार्बन एमिटर क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है। क्या काजीरंगा में ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? पहला कारण जो यहाँ पर है वो है यहाँ की यूनिक सॉइल, विलक्षण मृदा। यहाँ की मृदा ऐसी है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 बैक्टीरिया रह रहे हैं, और हर एक बैक्टीरिया जो है उसके अंदर रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है। जैसा मैंने आपको बताया, हर जीवित जीव में श्वसन जो है वो होता है। यहाँ पर भी बैक्टीरिया रह रहे हैं, बैक्टीरिया के अंदर भी श्वसन जो है, रेस्पिरेशन जो है वो होगा, और रेस्पिरेशन होगा तो वो क्या एमिट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करेंगे। तो ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा होती चली जा रही है। सॉइल जो है, मृदा जो है वो कुछ ऐसी ही यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। दूसरा कारण है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है उसमें कमी आ रही है। कमी क्यों आ रही है? क्योंकि क्लाउड्स जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये पर्टिकुलर क्षेत्र जो है हमारा, ये पर्टिकुलर क्षेत्र जो है हमारा, इसके ऊपर क्लाउड्स जो है वो हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, बादल जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से सनलाइट जो है वो प्रॉपर यहाँ पर पहुंच नहीं पा रही। काजीरंगा नेशनल पार्क के जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल हैं, जो वन हैं, उनके पास में ये लाइट, प्रॉपर सनलाइट जो है वो पहुंच नहीं पा रही। इसकी वजह से भी फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण जो है वो कम हो रहा है। और तीसरा कारण जो हमें देखने को मिलता है, दैट इज लेस रेनफॉल फ्रॉम ट्रांसपायर्ड वाटर। पेड़ जो होते हैं जनरली, वृक्ष जो होते हैं जनरली, उनके अंदर से जल, पानी बूंदों के रूप में निकलता रहता है, छोटी 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 बूंदों के रूप में रिलीज होता रहता है। आप भी किसी बड़े पेड़ के नीचे बैठेंगे तो आपको छोटी छोटी बूंदे आपके ऊपर कभी कभी गिरती हुई फील होंगी। ये जो छोटा थोड़ा थोड़ा पानी जो बहुत छोटी छोटी बूंदों के रूप में निकलता रहता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। हिंदी में कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन। तो ट्रांसपीरेशन जो है वो यहां पर जो हो रहा है, पर्टिकुलर काजीरंगा के अंदर जो ट्रांसपीरेशन हमें देखने को मिल रहा है, उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहां से जो मटेरियल, जो पानी ट्रांसपायर किया जा रहा है, जिसका वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, वो नॉर्मल H2O ना हो करके भारी जल जो होता है, हाइड्रोजन के कुछ समस्थानिक जो होते हैं, वैसे समस्थानिक के रूप में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हाइड्रोजन जो है उसके कुछ समस्थानिक होते हैं, जैसे कि ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ऐसे समस्थानिक जो होते हैं वो निकलते हुए हमें ज्यादा दिखाई देते हैं। जैसे ड्यूटेरियम से जो बनता है, दैट इज भारी जल, उसे हम कहते हैं हैवी वाटर, जो हम देखते हैं, जिसका कि यूज न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो होते हैं, वहां पर हमें ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसा पानी जो है वो ज्यादा रिलीज होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसा ये रिसर्च कह रही है, ये जो अनुसंधान हुआ है, ये जो रिसर्च हुआ है, वो ये कह रहा है कि ट्रांसपायर्ड वाटर जो है वो नॉर्मल H2O ना निकल करके अलग अलग टाइप के समस्थानिक जो हैं, जल के या हाइड्रोजन के, वो हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से बारिश क्या हो रही है, कम हो रही है, रेनफॉल कम हो रही है। अगर रेनफॉल कम होगा तो वाटर अपने आप में एक रिसोर्स है, जल अपने आप में एक संसाधन है, उस संसाधन की कमी होगी तो धीरे 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 पूरी बायोडाइवर्सिटी जो है, जो जैव विविधता जो है, वो धीरे 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 रिड्यूस होती हुई, कम होती हुई हमें दिखाई देगी। और इसी वजह से ये क्षेत्र जो है वो और ज्यादा कार्बन का एमिशन करने लगेगा। अगर प्लांट ज्यादा होंगे, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, तो कार्बन क्या होगा, सिंक के रूप में ये काम करेगा, कार्बन को अवशोषित करेगा। क्योंकि पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, पानी की कमी होती जा रही है, तो ट्रांसपीरेशन जो है वो ज्यादा हो रहा है, या वाटर लॉस जो है वो ज्यादा हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होगी तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा, एक नेट कार्बन एमिटर के रूप में, शुद्ध कार्बन उत्सर्जक के रूप में हमें देखने को मिलेगा। ये रिसर्च जो है वो पर्टिकुलर ऐसी बात हमें कहती है। तो ये प्रॉपर एक हमारा टॉपिक था काजीरंगा के ऊपर, जिसमें जो न्यूज थी वो मैंने आपको बताई, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में इंफॉर्मेशन दी, क्योंकि यूपीएससी नेशनल पार्क पर क्वेश्चन पूछती रही है, बहुत ज्यादा पूछती रही है। बायोडाइवर्सिटी के से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आते रहे हैं। 2021 के एग्जाम को अगर हम छोड़ दें तो उससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती रही है। तो यहाँ पर भी काजीरंगा से क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं।
क्या कारण है, क्या रिसर्च क्या कह रही है और क्या रिसर्च के अनुसार क्या कारण है जिनकी वजह से ये नेट एमिटर कार्बन एमिटर जो है बनता जा रहा है, वो भी मैंने आपको बताया। कार्बन एमिटर क्या होता है, कार्बन सिंक क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया। तो आई होप कि ये सेशन जो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा, आपकी प्रीलिम्स मेंस की जो प्रिपरेशन है उसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल जो है वो रहा होगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में और किसी ऐसे इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में मिलेंगे हम, और इसी प्रकार का एक नॉलेज वाला जो सेशन है वो हम आपको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।